अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप लोग सब खुश होंगे क्योंकि पीएसएल का इख्तिताम हुआ है और क्या शानदार इख्तिताम हुआ है। लाहौर कलंदर्स जीत गई है, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी शानदार मुकाबला किया है और लाहौर कलंदर्स की जो फतह है ये पिछले 4 साल में उनकी ये तीसरी फतह थी। उन्होंने जो पीएसएल के 3 टाइटल्स अपने नाम कर लिए हैं और पीएसएल एक्स में तो क्या कमाल किया है। खासकर अगर हम सिकंदर रजा की बात करें तो सिकंदर रजा ने जो आखिरी गेंदों पर कमाल कर दिखाया है, 7 गेंदों पर उन्होंने 22 रन बनाए। इस तरह के जो मैचेस होते हैं देखने से जो आपको दोबारा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। हमारी कौमी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस रही है गुज़िश्ता सालों में तो उसकी वजह से बहुत सारे शायकीन क्रिकेट नाराज थे, लेकिन अब पीएसएल की ऐसी परफॉर्मेंसेज और ऐसे मैचेस के बाद वो दोबारा इंटरेस्ट बहाल होने लगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप सिकंदर रजा का जिक्र कर रहे हैं। ऑल तो उनकी एंट्री एक हीरो वाली थी, लेकिन कौशल परेरा की जो इनिंग्स थी वो असल मैच विनिंग इनिंग्स आप उसे कह सकते हैं। क्या शानदार किस्म की इनिंग्स उन्होंने खेली है। उन्होंने 31 गेंदों पर जनाब 62 रन बनाए और कल वैसे एक फील ही अलग थी, स्टेडियम की भी और वहाँ जो शायकीन बैठे थे उनकी भी। और ख़ास तौर पर जब हम बात कर रहे थे कि लाहौर कलंदर्स जो है ना वो होम ग्राउंड का एज ले जाएंगे कहीं ना कहीं, तो वो बात सच साबित हुई है। और डेफिनेटली कुछ स्ट्रेटेजी भी तब्दील की होगी और बहुत सारी चीज़ों के बाद ही हमने पहले देखा था कि आगाज में लाहौर कलंदर्स का क्या हाल चल रहा था, फिर उसके बाद तब्दीली आती गई और परफॉर्मेंस जो है वो भी बेहतर होती है। गेंद तक हमें ये मालूम था कि 9 गेंदों पे तकरीबन 24 रन बनाने थे और उसमें फिर सिकंदर रजा आए और फिर हीरो की तरह उनके स्टेटमेंट भी जो सामने आया कि भाई मुझे पिछले जो गुज़िश्ता 24 घंटे थे उनके लिए बहुत टायरिंग थे। और वो बताते हैं कि उन्होंने जो डिनर था वो बर्मिंघम में किया, फिर उसके बाद जो उनका ब्रेकफास्ट था वो दुबई में हुआ और फिर लंच उन्होंने अबू धाबी में किया और फिर ये क्रिकेट मैच खेलने आए और टॉस से कुछ 10 मिनट पहले वो पहुंचे थे ग्राउंड में। जी हाँ, एग्जैक्टली। वो मैंने आपको वही कहा कि आप उनके स्पेल से जरा बाहर निकले। उन्होंने वाकई उनकी एक हीरो वाली एंट्री थी और बहुत पूरे लाहौर कलंदर्स जनाब बहुत अच्छी एफर्ट थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स भी पता नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी और हम देख रहे थे, एंड टाइम तक भी डर लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, लेकिन शानदार किस्म का मैच था जनाब। और जो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की फेस्टिविटीज थी अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी हैं और फाइनल की आपको जिस तरह से एक छोटा सा रीकैप आपको दोबारा से दे देते हैं कि जब कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो कैप्टन उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और फिर जो मुकर्ररा 20 ओवर्स है 9 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए और फिर ग्लैडिएटर्स के मोहम्मद नवाज ने शानदार बैटिंग की और 43 गेंदों पर 4 छक्कों 8 चौकों की मदद से 76 रन बनाए और नुमाया बल्लेबाज है। लाहौर कलंदर्स ने आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल करके टाइटल अपने नाम किया। कौशल परेरा ने 31 गेंदों पर 62 रन की फतह कर इनिंग्स खेली और अब्दुल्ला शफीक 41, मोहम्मद नईम 46, सिकंदर रजा ने 22 रन बनाए। और सिकंदर रजा की एंट्री जो हमने एक बार पहले ही बात कर ली है कि कितनी वो एक हीरो की तरह आए और अपनी टीम को तब्दील करके पाकिस्तान पहुंचे थे और किसी हीरो से कम नहीं थी उनकी एंट्री। तो इस पर बात करते हैं। और ये जरा विजुअल्स देखें ना, ये पिक्चर कितनी मजेदार है। शाहीन शाह अफरीदी ये तीनों सीजन्स की ट्रॉफी के साथ मौजूद है जनाब। बनता है, आपका बनता है। और जिस तरीके से जितनी एफर्ट लाहौर कलंदर्स ने की है उस जितना खोने के बाद अब ये पाया है तो अब तो बिल्कुल बनता है इसको सेलिब्रेट भी उसी तरीके से किया जाए। इसकी बात करनी है, डिस्कशन करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद मोहम्मद अवैस और सलीम खालिक साहब, स्पोर्ट्स तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सलीम खालिक साहब, मैं आपसे आगाज करती हूँ। सबसे पहले 4 साल में तीसरा टाइटल लाहौर कलंदर्स का और आखिरी गेंद तक खेल को बनाए रखना कैसे देखते हैं? जी, पीएसएल का इससे अच्छा कोई फाइनल हो ही नहीं सकता था कि दो जो इवेंट की बेस्ट टीम है जिन्होंने पूरे इवेंट में थ्रू आउट अच्छा खेल पेश किया, फिर फाइनल में मद्दे मुकाबिल हुई और इतना अच्छा मैच हुआ। पैसा वसूल 34,000 लोग जो आए हुए थे देखने के लिए, सही बात है, हाउसफुल का जबरदस्त एटमॉस्फेयर। तो इससे अच्छा अख्ताम पीएसएल का हो ही नहीं सकता था। दोनों टीमों को दाद देनी चाहिए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आखिर तक फाइट की। लेकिन जाहिर लाहौर कलंदर ने टाइटल जीता तो इससे ज्यादा दाद की वजह है कोई है। 4 साल में तीसरा टाइटल ये कोई मामूली बात नहीं है और इसका बड़ा क्रेडिट जो एक कॉमन फैक्टर है वो है शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन को यहाँ पर जरा लोग जो है, हम लोग वैसे जज जल्दी करते हैं लोगों को, तो उनको ज्यादा जज करते हैं। जब से वो कैप्टनसी का बाबर के साथ मसला हुआ था उनका, उसके बाद से बाबर की जो कीबोर्ड आर्मी थी वो सारी उनके खिलाफ हो गई और शाहीन की जरा सी चीजें उछाली जाती थी सोशल मीडिया पे। लेकिन जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, सबसे ज्यादा विकेट ली, टॉप विकेट टेकर रहे और एक और ट्रॉफी जितवाई, तो उन्होंने एक बार फिर अपने आप को साबित किया कि वो अभी भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है, यंग है और आगे उनको चांस मिलेगा। साथ में हम बात करते हैं, कोच कोई नहीं था लाहौर का। जो कोच आकिब जावेद चले गए थे उसके बाद एक कोच रसल डोमिंगो मेरा ख्याल है शायद वो थे, वो भी जब दोबारा लीग शुरू हुई तो यहाँ वापस नहीं आए। तो उनके जो
मैनेजर और ओनर है समीम राना, उन्होंने ही सारी चीजें देखी, बाहर की चीजें आतिफ राना देखते रहे। फखर जमान टूर्नामेंट के सेकंड टॉप रन जो जिन्होंने स्कोर किए वो थे। फिर जिस तरह सिकंदर रजा का आपने अपने इंट्रो में बताया, एक बंदा कितने पैसे उनको मिले, उनको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिले, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ कमिटमेंट है एक टीम के साथ कि वो बंदा पहले एक मैच खेलने के लिए आया, जब उसने ये चीज यकीनी बना ली कि जी यहाँ प्ले ऑफ में पहुंच गए, फिर चले गए इंग्लैंड, अपनी टीम जिम्बाब्वे का टेस्ट खेला, मैच खत्म हुआ अगले दिन, फिर किस तरह से घूम फिर के इधर नाश्ता इधर खाना, लाहौर पहुंचे, टॉस से 10 मिनट पहले मैच खेले और विनिंग शॉट खेला, आखिर में उनके जो रन थे जो बहुत कीमती रन थे। ये कमिटमेंट है। वरना इस्लामाबाद का आपने देखा था, गालिबन एलेक्स हेल भी थे ना, जो दोस्त की शादी के लिए चले गए थे इस्लामाबाद की छोड़ के, इस्लामाबाद की टीम हार गई थी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हर प्लेयर, चाहे वो नईम हो, यंगस्टर है, उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शुरू में भी बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा था, लेकिन सलीम साहब बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। और खासकर ये टीम वर्क है, किसी एक खिलाड़ी को क्रेडिट तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन अवैस अगर मैं आपसे कहूं कि किसी एक खिलाड़ी को आपने क्रेडिट देना है तो आप कौशल परेरा को देंगे या सिकंदर रजा को? यार सबसे पहले तो मुबारकबाद लाहौर को, क्योंकि थर्ड टाइटल ऑन द ट्रॉट है। सिर्फ पिछला सीजन आपको पता उनका अच्छा नहीं गया था, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस आपको नजर आई है, ज्यादा क्रेडिट तो मैं अगर ओवरऑल मैच की देखूं, मुझे पता मुश्किलात तो थी सिकंदर रजा की, लेकिन कुशाल परेरा को देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके की उसने इनिंग्स खेली है, क्योंकि वो उस वक्त रिक्वायर्ड थी। आपको पता है तो आपने 17-16 का आपको याद हो रन, अपना कम से कम रन रेट जो है वो हो चुका हुआ था, प्रेशर सिचुएशन थी। फिर अगर उसने वो जो अनबीटेबल जो 2 छक्के मारे हैं मोहम्मद आमिर को, आप वो अनबिलीवेबल थे जो शॉट्स उसने खेले, जो बिल्कुल मोमेंटम चेंज करके लेके यहाँ पर आई। लेकिन ऑब्वियसली सिकंदर रजा की अगर बात करें, जो एक फटीग कैरी उसने की है, कल इंग्लैंड में था, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि सुबह दोपहर का खाना कहीं अबू धाबी में खा रहे हैं और टॉस से बस 15 मिनट पहले पहुंचे हैं, तो बड़ी, मैं कहता हूँ एक लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को हैट्स ऑफ है कि उनको उस टाइम स्पैन के अंदर स्टेडियम तक पहुंचाना, क्योंकि मैच के तक वो अपना मैच फिट रखना अपने आप को, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आपको पता है ट्रैवल फटीग होती है, प्लेयर को आसान नहीं होता। और इतने बड़े मैच के अंदर एंटर होना उस जज्बे के साथ, जो आपने मैच की इनिंग्स खेली, आपने जितवाया मैच विद द बॉल, आपने परफॉर्म किया, तो ये बताता है कि कितना प्रोफेशनल और कितना माइंडसेट से आप स्ट्रांग इस मैच के लिए आए थे। ओवरऑल परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही, लेकिन थोड़ा सा एक दुख जरूर है हॉकाई का ना होना, क्योंकि साउथ शकील की मैं आप सॉफ्टवेयर भी बात कर रहा था, वो आउट नहीं था जो कि दिया गया था। अनफॉर्चुनेट है, हॉकाई का सिस्टम आपको पता है अवेलेबल नहीं था, स्टेटमेंट आ चुकी थी पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट से, तो शायद वो भी थोड़ा सा एक चेंजिंग मोमेंटम था। लेकिन दाद देनी पड़ेगी लाहौर कलंदर के मिडल ऑर्डर को, खास करके चाहे वो कुशाल परेरा की आप बात कर लें, फिर आप सिकंदर रजा की बात कर लें, जिस तरीके से आप करें कि आखिरी दम तक जहां पर 16-17 रन रेट चल रहा हो, वो लिटरली बड़ी प्रेशर सिचुएशन होती है, आसान नहीं होता किसी भी टीम के ऊपर परफॉर्म करना, खास करके जब आपके पास पता हो कि आमिर अच्छी फॉर्म के अंदर है, वो इकोनॉमी रेट वाइज बहुत तगड़े थे, लेकिन कल उन्होंने कहते हैं ना इकोनॉमी भी आपकी अच्छी हो रही है, लेकिन साइकोलॉजिकली जब आप मैच के अंदर प्रेजेंट, आमिर का कल नजर आया आखिरी ओवर्स के अंदर कि वो साइकोलॉजिकली प्रेजेंट नहीं थे मैच के अंदर, तो उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आपको नजर आया। जिस तरीके से वाइट बॉल्स भी हो रही थी, फिर 2 छक्के अनएक्सपेक्टेड लगे मोहम्मद आमिर को, तो जो टॉप क्लास परफॉर्मेंस थी, मैं कुशाल परेरा को ज्यादा रेट कर रहा हूं इसमें। ओके। और सलीम खालिद साहब, जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं कि पूरी टीम को ही क्रेडिट जाता है, लाहौर कलंदर्स के तमाम खिलाड़ियों ने फतह में अपना हिस्सा डाला, कोयटा से गलती कहां पर हुई और लाहौर को मौका मिला, या फिर जो फहीम अशरफ का पहला ओवर है उसने मैच का पासा पलट दिया, क्या कहेंगे? देखिए, फहीम अशरफ ने जब बैटिंग की थी तो उन्होंने 23 रन जो बनाए थे, काफी देर तक ऐसा लग रहा था कि वो 23 रन ही फैसला कुन किरदार साबित होंगे मैच के नतीजे में, और वो लाहौर कलंदर को महंगे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बॉलिंग की उन्होंने पहले ही ओवर में दे दिए, वो हिसाब बराबर हुआ, लेकिन आखिर तक मैच इंटरेस्टिंग चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिनके ऊपर आपका बहुत ज्यादा इन्हिसार था, वही बॉलर जो थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, चाहे वो फहीम हो या आमिर हो। आमिर ने ज्यादा मायूस इसलिए किया कि आमिर की बहुत ज्यादा हाइप बनाई गई थी इस पूरे इवेंट में भी, आमिर क्या पता नहीं आमिर ने क्या कर देगा, आमिर क्या कर देगा, और जिस तरह से वो पिट रहे थे वो देखने के काबिल था। वो बच्चों को तो खूब आंखें दिखाते थे, शुरू में आपने देखा होगा मैच में आउट करके, लेकिन कल जिस तरह उनकी पिटाई हुई और पूरा मैच जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, चले अगर आप अच्छी बॉल करें, वो बैट्समैन अपनी काबिले से शॉट खेले तो समझ आता है, लेकिन क्रूशियल लम्हात में फुल टॉस बॉलिंग, वो भी आमिर की जानिब से, वो तो हमें वर्ल्ड कप वाला याद आ गया जिस तरह अमेरिका वाले मैच में हुआ था। तो ये मैं तो कहता हूँ कि बॉलिंग जो थी, जो इनके टॉप प्लेयर्स है, आखिर में उन्होंने बड़ा मायूस किया, क्योंकि स्कोर बहुत अच्छा था। कोई भी पिच हो, कैसी भी कंडीशन हो, जहां भी हो, 200 प्लस चेस करना
T20 क्रिकेट में इतना आसान नहीं होता। और अगर आप देखें आखिर तक ये मैच ऐसा लग रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जीत जाएगी। परेरा ने शुरू में थोड़ी बॉलें रोकी भी थी, उन्होंने थोड़ा जाया भी की थी, बाद में उन्होंने अपना कवर कर लिया। लेकिन साथ में हम देखें अब्दुल्ला ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाला था कि ये जो मिडिल ऑर्डर की बात अवैस कर रहे थे, वो बुनियादी तौर पर उसमें अब्दुल्ला का और जो मोहम्मद नईम है उनका बड़ा हाथ रहा है, उन्होंने भी 40-40 स्कोर बनाए। तो अवैस आप क्या कहेंगे, जो लाहौर कलंदर्स का एक मोमेंटम वापस आया था, कहीं तो लग रहा था कि प्लेऑफ में भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और कहाँ ये टाइटल जीत गए हैं, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो दोबारा उठान नहीं भर सके। और उसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें तो वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। तो ये लाहौर कलंदर्स कैसे कम बैक कर पाया? अच्छा यार, अगर प्लेऑफ्स की बात करें तो जो आपने भी बात की ना, ज्यादा रोल आपको पता है उनके बॉलर्स ने नहीं, उनके बैट्समैन ने रोल प्ले किया, चाहे वो फखर जमान की मद में हो, चाहे नईम की मद में हो, चाहे अब्दुल्ला शफीक की मद में हो। इन तीनों ने बहुत तगड़ा एक रोल, मैं कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर प्ले किया। मुझे पता स्टार्ट ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग नईम इतने कोई अच्छे आपको टच में नजर नहीं आ रहे थे। अभी भी कल अगर आप कमेंटेटर्स की बात करें, वसीम भाई मौजूद थे, रमीज भाई, तो वही की बात कर रहे थे कि अभी भी नईम ने सीखना है, क्योंकि उसका नया एक टूर्नामेंट है, बड़े लेवल पे पहली दफा वो खेल रहा है, क्योंकि उसकी ज्यादा शॉट आपको पता है कि आप कर ले ऑन साइड पे है या डीप मिड विकेट की तरफ वो ज्यादा उसका रेंज जाता है एज कम्पेयर टू ऑफ साइड की अगर बात करें, तो उसने थोड़ा बहुत सीखना है उस चीज को। लेकिन इतने बड़े प्रेशर मैच के अंदर आके फिर मोमेंटम को चेंज करना, जिस तरीके से फहीम अशरफ को उन्होंने आपको पता दूसरे ओवर के अंदर एक टारगेट किया, वो दिखाता है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका इसलिए अच्छा होता है क्योंकि आपने पिछले मैचेस के अंदर परफॉर्म किया हुआ है और आपके पास किल का लाइसेंस दिया हुआ है आपकी टीम ने कि भाई आपने अपना किल का लाइसेंस है कि आप जाके एग्रेसिव स्कोर करके हमें दो। और वही फहीम अशरफ कल नईम आपको नजर आए करते हुए। अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो स्टार्ट ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग आपको याद है 1-2 इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली थी, फिर बीच में बुरा पैच उनका आया, लेकिन कल जिस तरीके से फिर उन्होंने कल इनिंग से खेली तो पता लगा कि यार टेम्परामेंट है इस लड़के में। टेक्स्ट बुक शॉट्स उनकी अनडाउटली वन ऑफ द ब्यूटीफुल शॉट्स हैं। वो कहते हैं ना आसान अल्फाज में कि ऐसा प्लेयर है नेट में खड़ा हो तो स्टांस से पता लगता है कि यार हाँ सिलेक्ट हो गया, इसको टीम में सिलेक्ट कर दो। तो कल पता लगा कि यार उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है। अनफॉर्चुनेटली बैड पैचेस जरूर आते हैं, जैसे अनफॉर्चुनेट था कि साउथ अफ्रीका में उनको 3 आपको पता अंडे बड़े गलत टाइम पे पड़े, जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी उनको ड्रॉप कर दिया गया था, वरना वो शायद पाकिस्तान टीम का हिस्सा होते। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन दाद देनी पड़ेगी शाहीन शाह अफरीदी को इस सेंस में भी। पूरे पीएसएल की अगर सीजन की बात करूं तो उनका कोई पीएसएल सीजन इतना मैं कहता हूं कलरफुल इस सेंस में नहीं रहा, क्योंकि लीग रन्स आपको पता है बहुत होते रहे हैं। उनकी बॉलिंग यूनिट की अगर बात करूं, जो स्ट्राइक फास्ट बॉलर की बात करते हैं 1-2 ओवर्स आपको तगड़े नजर आते थे, लेकिन जब आप टीम से ड्रॉप हुए हो तो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, ऐसा फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूं, फास्ट बॉलर का हमेशा ईगो होता है, वो अंदर जो हर्ट कर रहा होता है उसको वो कहीं ना कहीं भड़ास निकालता है। वो कल आपको नजर आई कप्तानी के अंदर, आप बात कर लें, चाहे वो डगआउट के अंदर बैठे हुए थे जब वो मैच जीते तो आपको पता इमोशंस थे, तो आपको बताना होता है कि यार आज भी मैं पाकिस्तान का लीडिंग फास्ट बॉलर हूं, आज भी मेरे अंदर दम है। उन्होंने वो करके दिखाया। देखें हमेशा कहते हैं ना जो एक बड़ा प्लेयर या बड़ा जो बॉलर है वो अपनी परफॉर्मेंस से दिखाता है, और उन्होंने कल करके दिखाया इस चीज में। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट फिर एक सिनेरियो की बात कर रहा हूं कि हॉकाई का ना होना, वो जो ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक तो साउथ शकील और दूसरा मुझे नहीं पता कि कौन सी इनकी थिंक टैंक की वो स्ट्रैटेजी थी कि दूसरे ओवर के अंदर आमिर को उतार के आप फहीम अशरफ को लेके आए हैं। वो ठीक है कि 22-23 रन उसने अपना स्कोर किया था, तो शायद होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल एक प्लेयर का होता है, लेकिन वो जो टर्निंग पॉइंट में क्या था, चेंज ऑफ ओवर था, वो बहुत ज्यादा फिट किया इनको। सही है। सलीम खालिद साहब, पूरी टीम की भी बात कर रहे हैं, जिस तरह अभी ओवैस ने भी कहा और आपने भी कहा कि शाहीन शाह अफरीदी का जो टैलेंट है उसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लाहौर कलंदर्स की ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो है वो क्या है? जो टैलेंट हंट प्रोग्राम्स वो करते हैं उसकी वजह से इतना टैलेंट सामने आ रहा है और टीम बेहतर हो रही है, परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही है, रीजन क्या लगती है आपको मेन? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। देखिए अभी जब पीएसएल खत्म होगी ना, अब आप देखिएगा कि जो 5 फ्रेंचाइज हैं वो बिल्कुल सो जाएंगे, लेकिन लाहौर कलंदर आपको एक्टिव नजर आएंगे पूरे साल। कुछ ना कुछ प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम उनका चल रहा होता है और उनको हर साल पोस्टर बॉयज मिल जाते हैं, उनको अपनी तशहीर करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इस साल आपने देखा नईम सामने आए और हारिस रऊफ सबसे बड़ी मिसाल है। लोग कहते हैं फ्रेंचाइज का नाम नहीं बुलाई, फला प्लेयर को लाई, लेकिन ज्यादातर प्लेयर जो है वो कहीं ना कहीं खेले हुए होते हैं। लेकिन हारिस तो बिल्कुल इनके ट्रायल में आए थे, सामने आए थे, नईम आ गए सामने, और भी कई आपको लड़के नजर आएंगे। मैं वो नाम ले रहा हूँ जो बिल्कुल अभी नए हैं या बहुत प्रोमिनेंट अब हो चुके हैं, तो उसका फायदा तो होता है। ये लोग सारे साल लगे रहते हैं और नए टैलेंट को मौका देते हैं। हजारों की तादाद में लड़के यहाँ जाते हैं। अब जब जैसे ये टाइटल जीते हैं
अगला जब इनका ये प्रोग्राम होगा, आप सोचे उसमें कितने बच्चे या लड़के जाएंगे जब वो देखेंगे कि यार ये नहीं मार सकता है, हारिस रऊफ आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। तो ये दूसरी फ्रेंचाइज को भी ऐसा करना चाहिए। इसका ना सिर्फ किसी एक टीम को फायदा होगा बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान टीम को भी फायदा होगा। नईम अभी नए हैं, अभी उन्होंने जाहिर है कि इतनी जल्दी उनको आप कुछ कह नहीं सकते कि बहुत नाम कमाएंगे कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सलाहियत दिखा दी। पारा चनार से उनका ताल्लुक है, लाहौर में पढ़ाई के लिए वो आए थे, लेकिन आपको पता है हर पाकिस्तानी खून में ना क्रिकेट रची बसी है, तो पढ़ने के लिए भी वो आए थे और उन्होंने कहा क्रिकेट तो मैं खेलूंगा। वहाँ उनको बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं थी, यहाँ वो आए खेले, उन्होंने खेलना शुरू किया। ये आपकी बात दुरुस्त है। लाहौर कलंदर्स की जो ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह चलते रहते हैं, उनकी सिलेक्शन चलती रहती है, उसकी वजह से एक एक्टिविटी दिखाई देती है और फिर उसके नताइज हमारे सामने ही है। तीसरा टाइटल वो जीत गए। तो बिल्कुल अवैस आप ठीक कह रहे थे कि शाहीन की जो परफॉर्मेंस है एज अ कैप्टन वो भी यहाँ पर नजर आई है। जैसे टीम को कम बैक करने का मौका मिला है, उसमें शाहीन का किरदार आपका जो कहना है कि बहुत ज़्यादा है, वाकई होगा। लेकिन आपको लगता है कि जो आखिर में तकरीब हुई है जिसमें मेडल्स पहनाए गए हैं, खुद मोहसिन नकवी खिलाड़ियों को मेडल्स पहना रहे हैं और उसके साथ साथ मोहसिन नकवी को भी मेडल पहनाया गया, आपको लगता है ये शायान शान था PSLX के लिए? देखें, ये तो ऑब्वियसली जो थिंक टैंक बैठा बेहतर समझता है इस चीज को, लेकिन एक अच्छी चीज मुझे थोड़ी सी लगी कि अगर PSL की बात करें तो हैट्स ऑफ सबसे पहले ये जीतना टीम का तो अपनी साइड पे है, हैट्स ऑफ है यार जो PSL मैनेजमेंट में थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, कि जिस तरीके से बहुत जल्दी पाकिस्तान सुपर लीग को वापस स्टार्ट किया गया। आपको पता जितना बड़ा गैप आता है उतनी ज्यादा आपके साथ मुश्किलात होती है, चाहे फाइनेंशियली बात करें, मार्केटिंग है, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का होता है। ये बहुत बड़ी चीज थी कि मोहसिन नकवी हो, चाहे जो पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट पीछे बैठी फ्रेंचाइज हो, उन लोगों ने बड़ा प्रोएक्टिव काम किया। जिस वक्त ये सारा मामला हुआ तो पाकिस्तान इंडिया वाला तो जो प्लेयर्स वापस जा रहे थे दुबई में उनको रोक के रखा, फ्रेंचाइजेस उनके साथ टच में थी। इसमें सबसे ज्यादा जो वर्किंग की थी वो कराची किंग्स की बात करूंगा। मुझे याद है कि स्टेटमेंट भी है डेविड वार्नर की, सलीम खालिक साहब शायद इसको अपना एग्री भी करें इस चीज से, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। डेविड वार्नर वाहिद प्लेयर थे जिससे पहले कराची किंग्स ने राब्ता किया। मैं सारी फ्रेंचाइजेस की बात कर रहा हूँ जो फ्रेंचाइजेस है, उन्होंने राब्ता उनसे किया और उन्होंने कहा कि मैं अवेलेबल हूं, मैं डेफिनेटली पाकिस्तान आऊंगा क्योंकि मैंने अपनी टीम को जितवाना है। और वही प्लेयर है, वो 4 प्लेयर्स को राजी भी किया पाकिस्तान आने में। तो बहुत बड़ा किरदार मैं कहता हूँ उन्होंने इसमें रोल प्ले किया। और हर फ्रेंचाइज ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग अपना, मैं कहता हूँ कि कोलैबोरेशन थी अपने प्लेयर के साथ। जैसे रजा की बात आप कर लें कि उसको कॉल की गई 5:30 बजे इंग्लैंड के टाइम के मुताबिक मैच खत्म हो गया, घंटे के बाद तुम्हारी फ्लाइट है। कमिटमेंट होती है ना फ्रेंचाइज के साथ। तो वो पहुंचता है, अपने दोस्त की गाड़ी लेके जाता है एयरपोर्ट तक, वहां से एक लंबा सफर। आपको पता कल यहाँ तक कह रहे थे सारी बात कमिटमेंट की है वैसे, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, बहुत कम वक्त रह गया हमारे पास। मैं चाहूंगी सलीम खालिक साहब जरा इस पे तो कमेंट करें। जो अब की बार उर्दू कमेंट्री का तड़का लगाया गया वो कैसा लगा आपको? कंटिन्यू होना चाहिए इसे या बंद कर देना चाहिए? आप अगर मुझे इजाजत दें एक बात मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। वैसे जो कही थी मोहसिन नकवी साहब ने खुद मेडल नहीं लिया, उनको मेडल आतिफ राना जो लाहौर कलंदर के ओनर है, अगर आप वो फुटेज देखें, उन्होंने जेब से निकाल के उनको मेडल पहनाया है और वो मना भी कर रहे थे कि नहीं मुझे नहीं, लेकिन आतिफ राना ने उनको मेडल पहनाया क्योंकि वो आतिफ समझते होंगे कि उनका किरदार है और वाकई मोहसिन नकवी का इस टूर्नामेंट में काफी किरदार है तो उसको कराने का। तो उन्होंने खुद ऐसा नहीं किया था, ये चीज जरा थोड़ा बिल्कुल उन्होंने खुद नहीं किया, जरदारी साहब ने किया। उर्दू कमेंट जी सलीम खालिक साहब, उर्दू कमेंट्री की बात की। उर्दू कमेंट्री बिल्कुल वाकई ऐसा होना चाहिए और उर्दू कमेंट्री की वजह से वो लोग जो जाहिर है कि इंग्लिश में इतना एंजॉय नहीं कर सकते, उनको मौका मिलता है समझने का। और उसके अलावा जो इंग्लिश को समझते भी हैं वो भी जिस तरह की कमेंट्री होती है, हंसी मजाक चल रहा होता है, जुमलेबाजी हो रही होती है, तो वो भी उससे एंजॉय करते हैं और एक अच्छा माहौल बनता है। आपको पता है IPL में तो जो उनकी रीजनल लैंग्वेजेस है उनमें भी कमेंट्री होती है। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में भी होना चाहिए और इसको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का, सलीम साहब, अवैस, आप दोनों ने आज PSL का इख्तिताम पर बात की है और एक शानदार इख्तिताम हुआ है जिसमें शाहीन ने कलंदर्स को सिकंदर बना दिया है। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की एक ऐसी होनहार, बासलाहियत और मेहनती पाकिस्तानी लड़की से जिसने अपने इल्म, लगन और जिद्दोजहद से न सिर्फ दुनिया के सफ़े अव्वल के तालीमी इदारे में जगह बनाई बल्कि एक शानदार कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर माहिरा अब्दुल गनी की, जो पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से मटीरियल साइंस और मेटलर्जी में PhD मुकम्मल की है। पाकिस्तान से इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करने वाली माहिरा ने
अपनी काबिलियत की बिना पर एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप हासिल की, जिसके तहत उन्होंने जर्मनी और फ्रांस से मास्टर्स मुकम्मल किया। उनका इल्मी सफ़र वहीं नहीं रुका, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने D2 मटीरियल्स पर तहकीक की। उनकी तहकीक जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स में नए रास्ते खोलने की सलाहियत रखती है। माहिरा ने नैनो फैब्रिकेशन जैसे जदीद साइंसी तरीकों पर उबूर हासिल किया और ऐसा तहकीकी काम सर अंजाम दिया जिसने आलमी मयार पर पूरा उतरते हुए खूब पज़िराई हासिल की। डॉक्टर माहिरा हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर माहिरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप बहुत नुमाया हैं अपनी इस PhD को मुकम्मल करके। ये बताइएगा कैम्ब्रिज में आपका सफ़र कैसा रहा और इस डिग्री के हवाले से भी कुछ तफसील बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर कंग्रेचुलेशंस। और कैम्ब्रिज में जो मेरा टाइम रहा है फॉर माई PhD, इट हैज़ बीन very inspiring and very motivating for me, because I was able to perform to a level where we know that हम एक ऐसे point पे हैं with regards to science where we have to push the limit of science with regards to innovation and different aspects. So I got to train with good scientists around and having good facilities around to perform my experiments. So I really enjoyed my time in Cambridge. और PhD के साथ जो उसके challenges associated होते हैं वो तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ I got to learn a lot about my own field of materials for electronics. और उसके साथ जो training that I got from the scientists around, it has been like immensely important for me, and I really enjoyed and learned a lot from my time here. Right. Okay, माहिरा, ये जो D2 materials पर आपकी research थी, आप हमारे नाजरीन को जरा आम फहम ज़बान में समझा सकती हैं कि ये क्या होता है? So basically it's 2D materials. We call them two-dimensional materials. Okay. So the term actually started from graphene के एक जो बहुत ही नुमाया मटेरियल है इस फील्ड में, उसको कहते हैं ग्राफीन। इन 2004 बल्कि वो मैनचेस्टर में ही इन्वेंट हुआ था। उसमें यह है कि एक मटेरियल को अगर हम लेते हैं उसकी 3-dimensional बॉन्डिंग होती है इन XYZ डायरेक्शन, बट विद रिगार्ड्स टू दिस मटेरियल वी सी मच मोर स्ट्रॉन्गर, और एक बहुत डिफरेंट बॉन्डिंग हम देखते हैं उसमें इन XY डायरेक्शन, और Z डायरेक्शन में उसकी उस तरह से इंटरेक्शन नहीं होती। एंड वी एज अ साइंटिस्ट कम्युनिटी began to call them two-dimensional material since 2004. Or because it's a relatively very new field of material, they are very much researched in lab facilities. लेकिन अब we're at a point कि हम इसको lab से industry में लेके जा रहे हैं और इसकी importance अब बढ़ती जा रही है। So these are materials which are very thin in size, बहुत छोटे scale तक जाके ये अपनी बहुत अच्छी properties दिखा सकते हैं, और इसलिए they become very important for electronic devices. Right. तो डॉक्टर साहब, हम अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों में कुछ चीज़ें देखते हैं जो फिर हकीकत का रंग जो है, हकीकत का रूप धारने लग जाती हैं, जिसमें से एक नैनो फैब्रिकेशन भी है। तो इसके हवाले से थोड़ी तफसील बताइएगा, क्या इसमें डेवलपमेंट चल रही है? नैनो फैब्रिकेशन बेसिकली टर्म यूज होती है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हम फैब्रिकेट करते हैं nano scale पे. So because there are different scales on which you do experiments from meter to nanometer, so that scale is very low where you cannot see with your regular eye. और फिर उस scale पे जाके different factors such as environment और जो आपके इर्द-गिर्द की जो माहौल का जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत बढ़ जाता है। फिर उसके लिए आपको नैनो फैब्रिकेशन पे जाना पड़ता है, जहाँ पे मशीनरी बहुत डिफरेंट है, फैसिलिटीज बहुत डिफरेंट है। उसमें आई वर्कड इन कैम्ब्रिज ग्राफीन सेंटर जो कि नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी है, और वहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और कंट्रोल एयर क्वालिटी होती है जिसमें लेस मैक्सिमम 1000 पार्टिकल्स पर क्यूबिक मीटर होते हैं एयर में, तो उसकी वजह से वो बहुत क्लीन होती है एंड यू कैन देन फैब्रिकेट chips or electronics. So uske liye we have to wear a special clean room suit to go inside, and then we deal with these fabrication or machines, and we fabricate different electronic chips. और इसकी नीड अब ज़्यादा हो रही है because we see of course more scientific innovation in all directions. ऑलराइट माहिरा, इस सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और लग रहा है कि बड़े मज़े से आप जाकर काम कर रही होंगी। नैनो फैब्रिकेशन जो है ये बड़ा आसान काम लग रहा है सुनने में, कितना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट है और जितना इंटरेस्टिंग सुनने में लग रहा है, क्या उससे कहीं ज़्यादा ये चैलेंजिंग और डिफरेंट है?
I think yes, it is. जितना ये interesting लगता है, I myself really enjoyed in the start, but with time it is actually a very challenging job because आपको पहले तो आपको एक अपने उस रोल में आना होता है where you change your clothes in the start, आप enter होते हैं facility में, लेकिन उसके अलावा it comes with a mindset that you have to spend a lot of hours away from daylight and you are in that facility where you might not see sun for some time. तो there are challenges और आपको एक बहुत ही एहतियात से एक सर्टन लेवल ऑफ क्वालिटी का काम करना होता है जिसमें आपकी छोटी सी जो मिस्टेक है वो ट्रांसलेट होती है अदर स्टेप्स पे। तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, जहाँ पे एक स्टेप आपका खराब होता है स्टेप तो उसके जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं वो भी उससे अफेक्ट होते हैं। आई वुड से इट इज चैलेंजिंग बट इफ यू रियली एंजॉयिंग इट देन इट बिकम्स रियली इंटरेस्टिंग। राइट, तो डॉक्टर साहब आपकी स्टोरी जो है इट्स रियली वर्थ टेलिंग और इसमें खासकर जो एलिमेंट है एरास्मस मंडस की जानिब से स्कॉलरशिप का है उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जो है इंटरेस्टेड हैं। आप बताइएगा कैसे तैयारी की आपने इसकी? Right. So basically मेरा Erasmus scholarship हो गया था जब मैं अपने अंडरग्रेड के एंड पे थी and I did my engineering in Pakistan और उस दौरान बहुत सारे इसका जो अंडरग्रेड्स हैं वो अपनी डिफरेंट डिग्री कर रहे होते हैं। उसके साथ तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि you start to do early prep. मेरी ये अप्रोच थी कि I looked into different scholarship. I was very interested in pursuing my degree with material science. और उसमें मैंने जो स्कॉलरशिप्स देखे थे आई लुक्ड इनटू द रिक्वायरमेंट कि आपकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट और उसके साथ साथ डिफरेंट जो स्किल्स होती हैं क्या चाहिए होती हैं। गोइंग आउट फ्रॉम दैट ये तो एक बेस लेवल होता है। उसके बाद आपको पॉलिश करनी होती है अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अपनी CV और अपने आप को प्रेजेंट करना होता है इन अ वे विद अ वेरी नाइस स्टोरी कि बहुत ओरिजिनल लगे आपके दिस इज समथिंग दैट यू डिड एंड यू वांट टू अचीव। So I was very fortunate कि मुझे अपने undergrad से पहले ही when I was in my 7th semester I got the news that I have a full ride scholarship which was €50,000 for 2 years along with my tuition and everything, and I really enjoyed it that time. I think Germany and France were really nice places for me to explore. Or for my personal development, this scholarship was very helpful. And I think my one advice is to really go early in your preparation for these scholarships. ओके और माहिरा डेफिनेटली आप जैसी ख़वातीन है पाकिस्तान का असल चेहरा और आपसे मुतासिर होंगी बहुत सारी माहिरा इस वक्त पाकिस्तान में भी बैठी हुई हैं और जिस तरीके से आपने अपने स्कॉलरशिप की जर्नी को शेयर किया और जिस तरीके से अभी आप अपना काम शेयर कर रही हैं आप हमारा फ़ख्र हैं। अभी पाकिस्तान वापस आकर रिसर्च वगैरह यहाँ पर कुछ कंडक्ट कराने का आपका प्लान है क्या? फ्यूचर प्लान्स है या वहीं से बैठकर आप इस तरीके से काम करती रहेंगी लेकिन पाकिस्तान का जो नाम है वो फ़ख्र से बुलंद करती रहेंगी? नहीं, मेरे लिए बहुत important है to be connected to Pakistan because I grew up and had most of my education journey till undergrad in Pakistan. So उस लिहाज से I have a small organization called Winsar Pakistan. It's a very small between like where I started with my sisters. और हम different schools में जाके Python learning, different coding की skills जो especially female students में होनी चाहिए to make their CVs better, to make their scholarship applications better. We teach them on the way so that they can understand how to be better. लेकिन उसके अलावा I have been engaging with Pakistani students through different seminars, to different scientific magazine orientations. So I get invited to a lot of talks and of course I tend to play my part with Pakistan in future research. I think this is very important for my personal value also. बिल्कुल डॉक्टर माहिरा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि आप अपने यकता हैं तो इस शोबे की तरवीज के लिए पाकिस्तान में खासकर आप अपना किरदार अदा करेंगी। हम ब्रेक के बाद हासिल होंगे। वेलकम बैक। मौसम की बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाम हक और 51 जख्मी भी हुए हैं। इस्लामाबाद में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, ओले भी पड़े, आपारा में पानी घरों में दाखिल हो गया और लाहौर में आंधी और तूफान के बाद बारिश हुई जिसके बायस पूरे शहर की बिजली बंद हो गई, कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची का मौसम इंतहाई गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है और शहर में रवा हफ्ते ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मजीद इस पर बात करते हैं। जी हाँ, इस पर बात करने के लिए अंजुम नजीर बेगम साहब हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैं। अंजुम साहब के वक्त का बहुत
शुक्रिया। ये जो हमने वीकेंड का जरा हाल शेयर किया है, जो जिस तरीके से ये आंधी और झक्कड़ चला है, क्या ये सिस्टम अब मौजूद है या ये होकर निकल चुका है? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट वीक जो है तकरीबन पंजाब भर में जो है वो शदीद गर्मी रही, तो जब गर्मी के बाद इस किस्म का सिस्टम आता है तो वो इसी तरह विग्रस होता है और अपने साथ शदीद आंधी और बारिश और साथ साथ हेल स्टॉर्म भी लेकर आता है। ताहम ये सिलसिला फिल वक्त जो है वो मौकूफ है। ताहम 28-29 को एक मरतबा फिर जो है वो मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है। ताहम आज और कल भी KPK के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है आंधी और गरज चमक के साथ। बिल्कुल। तो अंजुम साहब ये बताइएगा कि मौसम ओवरऑल कितना गर्म रहने का इम्कान है इस बार पंजाब में खासकर? देखें जी, इस सिलसिले की वजह से जो हीट है वो काफ़ी हद तक सबसाइड हो गई। ताहम इसके बावजूद जो पंजाब के मैदानी इलाके इंक्लूडिंग जो है वस्ती पंजाब या जनूबी पंजाब, यहाँ पर अभी भी टेम्परेचर की जो रेंज है वो 42 से 44 रह सकती है। सिंध में जो है अक्सर इलाकों में टेम्परेचर 46 से 49 के दरमियान में रहेगा। ताहम जो बालाई पंजाब है वहाँ के टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम रहेंगे बशमूल खित्ता पोटोहार। अच्छा, और जैगम साहब ये भी बताइए, क्या रवां साल जो एक प्रेडिक्शन चल रही है, सोशल मीडिया पर भी चल रही है, मॉनसून बारिशों का क्या ज्यादा इम्कान है? जी देखें, अब तक के आदादो शुमार के मुताबिक जो दो मेन हमारे क्लाइमेट फोरम्स हैं, जिसमें एक सेस्कॉफ है जो साउथ एशिया का है और दूसरा फोकरा है जो कि एशिया का है, इन दोनों के मुताबिक इस मरतबा जो मॉनसून है पाकिस्तान में वो मामूल से ज़्यादा हो। अच्छा, ये बताइएगा कि बारिशें भी ज़्यादा हो रही हैं, गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है, तो ये ओवरऑल मौसमों में शिद्दत आ रही है? कहा जा रहा था कि गर्मी में ज़्यादा शिद्दत होगी। जी बिल्कुल। देखें, जब गर्मी ज्यादा होती है तो उसके बाद जब कोई वेदर सिस्टम आता है बारिश बरसाने वाला, तो वो भी उसी हिसाब से विग्रस हो जाता है। हाँ। अभी अगर हम गर्मी की बात करते हैं तो पूरा खित्ता ही इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। जैसा कि आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों, बल्कि कल की बात है कि UAE में जो है वो भी टेम्परेचर 50 क्रॉस कर गया है। लिहाजा गर्मी तो अपनी जगह मौजूद है और गर्मी आगे मजीद जून में भी रहेगी। तो जब गर्मी के बाद कोई बारिश बरसाने वाला सिस्टम आता है, ठंडी हवाएं जो है वो मुल्क का अहाता करती हैं, तो वो ऑफ कोर्स ही बात है कि वो विग्रस मौसम लेकर आती हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर जैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल मौसम सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे थे। वो यही कह रहे हैं कि जब गर्मी इतनी शदीद होती है, फिर जब बारिश होगी वो भी शदीद होगी और इस तरह का जो हेल स्टॉर्म है वो अपने साथ ही लाएगी। फिलहाल बारिश की कोई प्रेडिक्शन नहीं है, गर्मी ने अभी ऐसे ही रहना है। थोड़ा सा मौसम जरूर वीकेंड की वो मौसम की तब्दीली की वजह से कह लें कि टेम्परेचर में फर्क आया, लेकिन उस हद तक नहीं आया। स्टिल आपने अपने आप को खुद महफूज रखना है। इसके साथ ही हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्की सियासी सूरत हाल की। ओवरऑल क्या चल रहा है? भारत को जारियत पर दंदान शिकन जवाब देने के बाद पाकिस्तान के सफारती महाज जो है उसको पाकिस्तान ने संभाल लिया। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ्द आइंदा माह पहले हफ्ते बैरून मुल्क रवाना होने का इम्कान है, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुर्की के दौरे पर वो मौजूद हैं और सदारती महल पहुंचने पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के देरीना तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का इआदा भी किया गया और वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में हालिया पेशरफ्त के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर तुर्क हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में पाकिस्तानी अफवाज के अज़्म, बहादुरी, कुर्बानी और अवाम की बेमिसाल हुब्बुल वतनी को उजागर किया। इक़्तिसादी ताउन, मुश्तरका मंसूबों, दो तरफा सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया गया और मुलाकात में काबिल तजदीद तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिफाई पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत समेत दीगर शोबों को बाहमी दिलचस्पी और इम्कानात के हामिल शोबे करार दिया गया है। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अगर बात करें तो मजीद बुलंदियों तक उसे ले जाने का अज़्म किया गया है, उसका अयादा किया गया है। दोनों ममालिक ने सालाना $5 अरब की दो तरफा तिजारत के हदफ के हसूल के लिए इक़दाम पर इत्तफाक किया है। इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के बुनियादी मुफादात और मसला कश्मीर पर असूली हिमायत का अयादा भी किया है। गजा में जारी इंसानी बहरान पर तशवीश, फौरी जंग बंदी और मुतासरा फ़लस्तीनी आबादी तक बिला तातुल इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया गया। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाइया भी दिया। शहबाज शरीफ दूसरे मरहले में ईरान और आज़रबाईजान भी उसका दौरा भी करेंगे और ये दोस्त ममालिक का दौरा कर रहे हैं जिन्होंने जंग की सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ वो शाना बशाना खड़े थे। ताजिकिस्तान में ग्लेशियर से जो मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस है उसमें भी शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। उधर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की भारत को वार्निंग। उन्होंने कहा है कि अमन पहला इंतखाब है, मगर दोबारा हिमाकत की तो जवाब शदीद तर होगा।
अफगान भाई दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह न दें, कश्मीर के पाकिस्तान बनने का वक्त आ गया है। इस पर हमने बात करी। जी हाँ, इस पर बात के लिए हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ज़रा आगाज़ में हम जब बात करें बलूचिस्तान की, जहाँ भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो है वो सामने आ रहे हैं और किस तरह गुज़िश्ता हफ्ते मासूम बच्चियों को निशाना बनाया गया और अब तक जो शहीद तलबा तालिबात उनकी तादाद 8 हो गई है। शौदा में 7 तालिब इल्म और एक तालिबा जो है वो शामिल है। तो पाकिस्तान ने जो भारत के खिलाफ दुनिया भर में एक महाज संभाला है, उसको आप कैसे देखते हैं? और जिस तरह से वज़ीर आज़म 4 मुल्क की दौरे पर हैं और तुर्किया में इस वक्त मौजूद है, दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करना, इस तमाम तर सूरत हाल में आप कैसे देखते हैं इसको? जी अली एंड हिना, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक जी पाकिस्तान इस वक्त एक प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का विक्टिम हुआ है और पाकिस्तान हैज सफर्ड द मोस्ट, पाकिस्तान हैज सैक्रिफाइस्ड द मोस्ट। अनफॉर्चुनेटली दुनिया के अमन के लिए अमूमन और खास तौर पे इस रीजन के अमन के लिए जितना पाकिस्तान ने सैक्रिफाइस किया है, चाहे वो अफगानिस्तान में शुरू में इन्वेजन थी रशिया की या अमेरिकन एप्लीकेशन बाद में हुई या जो वहां पे टेररिज्म और वहां से उतरा, तो पाकिस्तान ने दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी। फिर दूसरी तरफ भारत है जो हमारा अजली दुश्मन है, वो पाकिस्तान के वजूद से ही नफरत करता है। पाकिस्तान क्या, वो तो मुसलमान के वजूद से नफरत करता है। जो हेट बेस्ड आइडियोलॉजी आरएसएस की और हिंदुत्व की वहां पे एप्लीकेशन हुई है, वो मुसलमान के वो कलमा से एक नफरत उनके इनबिल्ट है जी। मैं तो हैरान हूं कि कुछ मुसलमान पार्लियामेंटेरियंस भी अभी कुछ वफूद में भारत की तरफ से गए हुए हैं, वैसी साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो आइडियोलॉजीज की बात कर रहे हैं। उनको जो कश्मीर के अंदर जो जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है या जब वक्फ बिल मुसलमानों के ऊपर लगाए जा रहे हैं या स्टेटलेस किया जा रहा है, मुसलमान वहां पे अपनी मिठाई की दुकान नहीं खोल सकते मुसलमान के नाम से। तो कहने का मकसद जो हेट मुसलमानों के खिलाफ है और वो नुमाइंदगी, ये दिस इज कोरियन, दिस इज इंटिमिडेशन। इंडिया एक डीप स्टेट बन चुका है जी। अब आप बलूचिस्तान की जिस टेररिज्म की तरफ आपने बात की है, देखिए वो एक उनकी प्रॉक्सी वॉर है, ये उसी का इंस्ट्रूमेंट है। ये जो पहलगाम का वाकया, मैं हमेशा कहता हूं और आपके प्रोग्राम से फिर मैं अपने पाकिस्तानियों को बताना चाहूंगा कि पहलगाम का अटैक शुरू हुआ है हमारा जाफर एक्सप्रेस ट्रेन से, कि एक ऐसा इंसिडेंट क्रिएट किया जाए पाकिस्तान में और उसके बाद दूसरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत में किया जाए, ताकि पूरी दुनिया को यह तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान ने शायद जाफर एक्सप्रेस का इल्जाम हम पे लगा के तो ये एक बदला लेने की कोशिश की है। तो वो अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। फिर उन्होंने जो अटैक किया तो उन्होंने किन दहशतगर्दों को मारा? ये जो बच्चों की तस्वीर आप दिखा रहे हैं अभी, ये दहशतगर्द थे। ये जो अभी इन्होंने एपीएस के बच्चे मारे हैं, क्या जो उससे पहले इर्तजा और हवा बीबी जो भावलपुर में मारी गई 6 तारीख के अटैक्स, क्या वो दहशतगर्द थे? जाफर एक्सप्रेस पे आपने मासूम लोगों को मारा है जी वहां पे, फिर आप रोज मजदूरों को मार देते। तो उन्होंने एक माहौल बनाया है जी और सिस्टमेटिकली वो आगे बढ़ने की कोशिश की है। वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो चाहते थे कि बहुत जल्द हम हासिल कर ले, तो उन्होंने मिलिट्री को इस्तेमाल किया, एक माहौल बनाया है जंग का। और इसराइल का सजेस्टेड, इसराइल का मैं कहूंगा कि इसराइल का नॉट ओनली सजेस्टेड बट मॉनिटर्ड एक मिलिट्री ऑपरेशन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा पाकिस्तान को बस हम ओवररन कर लेंगे, एक दहशतगर्दी का माहौल बना देंगे, तो जब वॉर किसी खतरनाक तरफ जाएगी तो हम कहेंगे देखिए कितना गैर जिम्मेदार शख्स है। लेकिन उनको क्या पता था कि वो उन्हें पाकिस्तान से पाला पड़ गया जी। तो अल्लाह के भी अपने प्लान्स होते हैं और जंग की पहली कैजुअल्टी ना एंड अली, सबसे पहली कैजुअल्टी होती है आपका प्लान, जो आपने गलत झूठ के ऊपर बेस करके किया, शरेड किया, आपने झूठे मीडिया को यूज किया, लोगों में जंग की कैफियत पैदा की, उनको आपने बीमार कर दिया है। अभी खबरें आ रही है कि जल बख्शी जो बहुत ज्यादा चीखा करते थे, आई डोंट नो हाउ कंफर्म्ड इट इज, बट उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है, अटेम्प्टेड। तो ये तो उन्होंने ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है, पूरी कौम को उन्होंने अजीब से एक बीमारी की हालत में ले गए। हाउएवर पाकिस्तान इज अ कंट्री, फिर इन्होंने रिस्पॉन्ड किया और अब वो ट्रेवल कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उनके वफूद भी जा रहे हैं। पाकिस्तान को अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक मौका दिया तो पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। तुर्किया, चाइना, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज, ईरान। तो ये अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करना चाहते थे कि पाकिस्तान जो भी स्ट्रेटेजिक ट्रूथ के ऊपर नैरेटिव बनाया जाता है हिना एंड अली, वो हमेशा उसकी जीत होती है।
वो रियलिज्म के करीब होता है, वो रियलिस्ट चीजों के ऊपर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लोग अंधे गूंगे बहरे नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पास्ट में दुनिया आपको अवॉइड करती रही है या इग्नोर करती रही है उस वजह से कि उनका इंटरेस्ट था इंडिया में सिक्योरिटी प्रोवाइडर को बना हुआ। आपने अफगानिस्तान की भी बात की और अफगानिस्तान के हवाले से भी हमने बयान जो सुना है डीजी आइसपार की जानिब से, वो यही कि अफगान भाई जो हैं वो दहशतगर्दों को जो है अपनी सरजमीन पर जगह ना दें। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान मिल बैठ रहे हैं, बीजिंग में मुलाकात कर रहे हैं उनके वजीर खारजा जो हैं। आप इस पेशरफ को कैसे देखते हैं? देखिए, ये नेचुरल पेशकश, नेचुरल अलायंस है जी। एक हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं। मुझे कोई दुनिया का शख्स बता दे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बगैर, अब कोई अफगानिस्तान के लोग बता दें कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बगैर तरक्की कर सकता है या स्टेबिलिटी आ सकती है या वो आगे प्रोग्रेस कर सकता है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बगैर प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इसी तरह चाइना, हमारे सरहदें मिलती हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ऑफ कोर्स काबुल के साथ प्रॉब्लम्स रही हैं, ये अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान अब फैसला कर रहा है कि उन्होंने तरक्की के साथ अपने आप को जोड़ना है। अफगानिस्तान की काबुल हुकूमत को फैसला करना है, वो डिफेक्टो है या डिजोरे है, इस बहस में जाए बगैर कि आपने अफगानिस्तान के लोगों का सोच रहा है या हिंदुस्तान के पॉलिटिकल आरएसएस आइडियोलॉजी के बारे में सोच रहा है। ये जो हिंदुस्तान आपने इन्वेस्ट कर रहा है वो अपना मुसलमानों को तो रोज मारता है जी। कश्मीर को जिस तरीके से उन्होंने रुइन किया हुआ है, दिल्ली का मुसलमान भी उतना ही गैर महफूज है। ये अवैसी साहब की मैंने आपको मिसाल दी, मेंबर पार्लियामेंट है, मुस्लिमीन समथिंग इनका उसके वो है, वो उनको मुसलमान उनकी तकरीरें वहां पे सुने, वो सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमानों के एक शरेड उन्होंने किया हुआ है। He can't even speak the truth। और वो कौन सा मुसलमान है जिसको सच बोलने से अल्लाह सुब्हाना ताला मतलब उसमें इतनी ताकत है कि वो सच बोल सके। तो मुसलमानों की जो वहां पे हालत है इंडिया के, उनकी तो उनको परवाह नहीं है, क्रिश्चियंस की उनको परवाह नहीं है, सिखों को वो मार रहे हैं, अमेरिका कनाडा तक पहुंच के वो सिखों को मार रहे हैं। भारत के अंदर माइनॉरिटीज को, और भारत अपने रीजन में किसी की सॉवरेनिटी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। जो आज का भारत है, मोदी का, आरएसएस का, हिंदुत्व का, दिस इज नो मोर सेक्युलर डेमोक्रेटिक भारत, दिस इज आरएसएस हेट बेस्ड आइडियोलॉजी का, हिंदुत्व का शिकार शुदा भारत है। मीडिया भी उसी का है जो आरएसएस की पॉलिसीज अपना रहा है, और उन्होंने फौज को भी अपनी तरफ कर लिया। ऑफिसर्स है फौज के, अब वो आरएसएस की तरफ ज्यादा देखते हैं कि वहां से हमें हुक्म मिले, हमारी प्रोग्रेस वहां से हो रही है, लेस ऑफ द इंडियन ऑब्जेक्टिव। तो अफगानिस्तान के वो कैसे सिंसियर हो सकते हैं? देखिए, चाइना की स्टेक्स हैं जी रीजन में, इकोनॉमिक स्टेक्स भी हैं, पॉलिटिकल स्टेक्स भी हैं, डिप्लोमेटिक स्टेक्स भी हैं। रीजन का जितना स्टेबल होगा, चाइना की अपनी प्रोग्रेस बेहतर होगी। अगर चाइना की प्रोग्रेस बेहतर होगी तो मेन कंपटीटर है चाइना की भी जरूरत है कि ये रीजन स्टेबल रहे, और अफगानिस्तान की सरजमीन से चाइना को भी उतना ही खतरा है जितना पाकिस्तान को। पाकिस्तान पे तो एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन इंशाल्लाह मैं बड़ा अच्छा फ्यूचर देख रहा हूँ। द सेंस इज प्रिवेलिंग, और अफगानिस्तान अवाम हमारे भाई है, हमारा कल्चर, हमारा एफिनिटी, उनके साथ बहुत कुर्बानी दी है, उनको भी एहसास कर रहा होगा, लेकिन उनकी अपनी से जरा कम हुई है इस माहौल में, लेकिन थिंग्स विल इंप्रूव, दिस आई कैन टेल यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल जो सिचुएशन है उस पर हम बात करते हैं। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी की जो आपके दिल को भी छू जाएगी। ये स्टोरी हम सब के लिए एक मोटिवेशन है। ये कहानी है हिम्मत, तब्दीली और हौसले की। जब एक मरीज ने सवाल किया कि आप मुझसे अपनी जिंदगी बदलने को कह रही हैं, अगर मैं आपसे एवरेस्ट चढ़ने को कहूं तो डॉक्टर साहिबा ने ये चैलेंज कबूल कर लिया। जी नाज़रीन, आइए मिलते हैं डॉक्टर शैला शेख से। डॉक्टर शैला शेख लोयोला मेडिकल सेंटर इलिनॉय अमेरिका में जो है नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और 2021 की बात है कि डॉक्टर शैला शेख अपनी मामूल की ड्यूटी पर थीं जब एक दिल शिकस्ता मरीज ने उनसे ये अल्फाज कहे थे। ये अल्फाज डॉक्टर शैला के दिल में बैठ गए। वो दिन और आज का दिन है। एक डॉक्टर का सफ़र सिर्फ अस्पताल की दीवारों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि आज वो दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ सर कर चुकी हैं। और डॉक्टर शैला शेख एवरेस्ट बेस कैंप, K2 का जो बेस कैंप है, माउंट वॉशिंगटन, स्पेंटिक समेत दुनिया की बुलंदो बाला बेशुमार चोटियाँ हैं जो वो सर कर चुकी हैं। और हाल ही में उन्होंने कंचनजंगा, जो कि 8586 मीटर बुलंद है, दुनिया की तीसरी सबसे बुलंद चोटी है, उसको सर किया है। पहली पाकिस्तानी खातून होने का भी एजाज़ उन्होंने अपने नाम कर लिया है। इस चोटी को सर करने की एक और दिलचस्प और दिल छू लेने वाली उनकी कहानी ये है, एक वजह यह है कि डॉक्टर शैला के वालिद इस चोटी के का नाम, जो उनके वालिद का नाम है खलील,
उसका के इससे जुड़ता है, पहला हर्फ इससे जुड़ता है। तो इस चोटी को सर करके डॉक्टर शैला ने अपने वालिद को खैराज तहसीन में पेश किया है। जी हाँ, मजीद डॉक्टर शेख एक प्रोफेशनल डॉक्टर होने के साथ किस तरीके से कोहपेमा बनी, उनकी दिलचस्प जो स्टोरी है वो उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर शैला, होप यू आर डूइंग वेल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेट आपको करेंगे और सॉरी मैंने आपको गुड मॉर्निंग अपने टाइम के लिहाज से बोल दिया है, आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ गुड मॉर्निंग नहीं है। कैसी हैं आप? Alhamdulillah, I'm pretty good. Thank you for having me with you guys. ओके, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, कंचनजुंगा 8000 आपने सर किया है, कितना चैलेंजिंग था इसको सर करना? Well, ये एक्चुअली अमंग जो है दुनिया के जो 8000 पहाड़ हैं 14 उनमें से 3-4 पहाड़ हैं जिसमें K2, नागा पर्वत, अन्नपूर्णा और कंचनजुंगा सबसे हार्डेस्ट पहाड़ों में आता है। और ये आमतौर पे कोहपेमा आखिर में करते हैं अपनी उनको कंप्लीट करने पे। तो मुश्किल तो काफ़ी था। जब एवेलुएशन में अपने हिसाब से कर रही थी मैंने कहा ठीक है सही है हो जाएगा। जब कंचनजुंगा को जाके देखा मैंने कहा ओहो ये क्या हो गया। तो डॉक्टर साहब भाई कुछ ज्यादा हो गया बट हो ही गया। बिल्कुल और आपने कर दिखाया है। और अब जरा बताएं जो मेन क्वेश्चन है वो जरा पूछें। मैं तो ये पूछना चाहता था कि आप खतरों से बचाने वाली हैं, आपने कई मरीजों को खतरे से निकाला होगा, आप खतरों की खिलाड़ी कैसे बन गई? You know, I think खतरों से बचाने के लिए खतरों से खेलना भी पड़ता है ताकि समझ तो आए कि कर क्या रहे हैं। तो I think that is part of the personality that I carry. मुझे डर नहीं लगता चीज़ों से, मैं चीज़ों को समझती हूँ, उनको evaluate करती हूँ, categorize करके and then I make a move. So उस हिसाब से जो है it was a challenge जैसा आपने पहले कहा कि एक मरीज ने रखा और it was a complete 360 मेरे लिए अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करना और इस स्पोर्ट्स के अंदर शामिल होना और इसको सीखना शुरुआत से। यानी कि मुझे तो इनकी टर्मिनोलॉजीज ही नहीं पता थी। उन्होंने कहा क्रैम्प ऑन, में ये क्या होता है, लाइक सिंपल वर्ड्स के मीनिंग जो होते हैं वो तो इट टुक मी अ व्हाइल टू लर्न, टू इवैल्यूएट, टू सी कि मैं इस काबिल हूँ इसको चढ़ने के पहाड़ों के। एंड देन आई ग्रेजुअली वेंट अप हाइट, टेक्निकल एस्पेक्ट एंड एवरीथिंग। और जैसा कि आपने कहा कि कंचनजुंगा वाज लाइक मुझे ऐसा भी पहाड़ चाहिए था जिसको मैं बगैर किसी रश के चढ़ूं। एवरेस्ट इतने लोग होते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं रही आजकल। तो वो जब आप पहला एक एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं आप चाहते हैं कि उसे आप इंजॉय करें और मुझे कंचनजुंगा ने वो सब कुछ दिया जिसकी मुझे तवक्को थी, बल्कि उससे भी ज्यादा। मुश्किल था, बहुत मुश्किल था एक्चुअली, बट ऐसा नहीं है कि मैं मैं बहुत तगड़ी, मैंने कर लिया। मतलब ऐसा मौका आया था मैं थोड़ा सा रोई भी थी ये क्या हो रहा है, मौसम खराब, क्योंकि आप कुदरत से नहीं लड़ सकते, आप कुदरत के साथ चलते हैं आप जितनी भी तैयारी कर लें, जो भी कर लें। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, but it requires a lot of mental आपकी commitment। तो मतलब आप मजबूर करते हैं अपने पैरों को आगे चढ़ने के लिए और उसके लिए आपकी जहनी ताकत और कुव्वत का होना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक कि किसी ने सही कहा है कि पहाड़ इंसान दिमाग से चढ़ता है, अपनी कुव्वत से चढ़ता है, बॉडी चल ही जाती है आखिर। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो कंचनजुंगा वाला एक्सपीरियंस है, ये के वाला भी एक इसकी भी स्टोरी है कि वालिद साहब का नाम जो है वो खलील, वो भी के से स्टार्ट होता है। अच्छा, आपकी ये मोटिवेशन भी रही और आपने कहा कि आप चाहती थी कि जिसमें आप रश ना करें और बड़े इत्मीनान से उस चोटी को सर करें। जिस पॉइंट पे आपने कहा कि आप हल्का फुल्का रोई भी, वो कौन सा पॉइंट था? वहां पर आपने सोचा कि यार बस इतना काफी, अब वापस चलते हैं? असल में हमारे साथ ही टन के आई मीन और उस पॉइंट पे, सॉरी टू कट यू, उस पॉइंट पे क्या मोटिवेशन बनी जो आपको आगे ले गई? असल में मेरे साथ और ये है कि मेरे हाथ वगैरह, आई हैव अ प्रॉब्लम, माइल्ड फॉर्म ऑफ रेनॉल्ड्स। गर्मियों में भी अगर आप मुझे ठंडा दें तो मेरे हाथ ठंडे हो जाएंगे और नीले पड़ जाएंगे। तो मेरे लिए ये पहाड़ चढ़ना या इस तरह की चीज़ करना
is very challenging. I have to make sure that I am good. तो उसमें ये हुआ था कि जब आप ग्लव्स उतार के किसी चीज को आपको ठीक करना होता है तो ठंडे में टच होता है, और मेरे लिए वो बहुत I wanted to avoid but I had to at one point, क्योंकि वो खुल नहीं रहा था मेरा कैराबिनर। उसके बाद फिर मेरा हाथ ठंडा हुआ और हम चल रहे हैं, थोड़ी सी हवा हमने पिक की और मैं जो है हाथ थोड़ा सा मैं अपना खोल रही हूँ ताकि उसके अंदर वार्मर डालूं। And at that point I was like, oh my god, मेरा हाथ like frostbite तो नहीं हो जाएगी, like it was hard. And then कंचनजुंगा की जो एक चीज़ है वो ये है कि जो उसका समिट पुश है, जो आखिरी पुश है, वो बहुत लॉन्ग है और वो उसमें पत्थर हैं, आइस हैं, so it's a very technical climb, आपको थोड़ा सा करना पड़ती है और लंबी है, मतलब it's like खत्म ही नहीं हो रही है। आप एक टर्न लेते हो आपको तो शायद अब कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो वो चलता ही जाता है। So at that point it was ke should I turn or what? And there was a recent like a death that happened on that mountain on somebody that I had met and talked to. एक हफ्ता भी नहीं हुआ था उनसे बात किए हुए। ऐसा होता है आप अपनी कहानियां शेयर करते हैं, तो उनकी डेड बॉडी अभी भी वहीं पे थी। So you see all this and you're like, मैं क्या कर रही हूँ, मैं मतलब क्या। एंड उसके बाद फिर आप आपको झंझोड़ते हैं और कहते हैं no, it's okay, it's all good, I can do this. मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की है, इसकी वजह ये है कि मुझे अपने पेशेंट को मोटिवेट करना है, मुझे लोगों को मोटिवेट करना है कि मतलब जिनके मैं ट्रीट करती हूँ कि आप अगर चेंज लाना चाहते हैं तो चेंज आ सकती है। उसके लिए कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। There's nothing, there's no shortcuts। डॉक्टर साहबा ये बताइएगा कि हादसाती तौर पर आप क्या बनी, डॉक्टर या जो क्लाइंबर हैं या ट्रेवलर हैं? आप हादसाती यही लग रहा बनी कि हादसाती तौर पर डॉक्टर बन गई, लेकिन बनना आपने कोह पे माई था। एट द एंड यहाँ पर आना था। I mean I love what I do। इंसानी इस डॉक्टर बनने की एक कहानी ये है कि शॉर्टकट बड़े पसंद भी हैं वैसे, मुझे किए नहीं है कभी, लेकिन तो मुझे किसी ने कहा कि आप जिंदगी में एक जान बचाएंगे तो आपको जन्नत मिल जाएगी, तो उस चक्कर में डॉक्टर बन गई। जबरदस्त। देखो मैंने जन्नत सिक्योर कर ली, राइट, दैट्स व्हाट द गोल वाज। और फिर अपनी जान हथेली पर रखकर पहाड़ों पर निकल गए, अपने अब्बा को खराजे तहसीन कर। So no, it was wonderful. I think both it only shows that like आपका hard work ज़ाया नहीं जाता, लेकिन definitely you need when you're climbing, ऐसा नहीं होता कि बाकी climbers जो हैं वो मेहनत नहीं करके आते। हर कोई जो इस मकाम पर पहुंचता है वो बहुत मेहनत करता है। वाक़त जिस कुदरत आपको इजाजत नहीं देती, you cannot fight nature। So मेरे लिए हर चीज़ अलाइन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम बहुत अच्छा था, सब कुछ, यानी कि एक मौका ऐसा था कि मैं खड़ी थी और मैंने कहा ये होगा नहीं होगा, स्पेशली जो डेथ हुई थी उसके बाद कि मैं भी वो भी पहली थी जिसकी 8000 थी और मैं भी पहली थी, तो मुझे थोड़ा डर तो इंसान के अंदर थोड़ा हल्का सा आता है। तो उस पर फिर मैंने दुआ की थी और मैंने कहा अल्लाह मियां अगर मेरी मेहनत जो है, जो मैंने सोच के मैं यहाँ आई हूँ, अगर वो हो जाए तो ठीक है, वरना मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। एंड देन आफ्टर दैट जबरदस्त, और फिर वो हो गया, अल्लाह ने सब खोल दिया। और आपने मोटिवेशन का भी जिक्र किया, अपने लिए भी अपने पेशेंट्स के लिए भी, तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी मोटिवेशन आपकी स्माइल ही है, वो बहुत मोटिवेट कर देती है। यू हैव वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। और थैंक यू सो मच डॉक्टर शहला शेख फॉर जॉइनिंग अस। आपके जो सफर था उसका हाल हमने जाना, और ऐसे ही लोगों की जो हमें जरूरत है अपनी सोसाइटी में, जो अपने अमल से, अपने प्रैक्टिकल से लोगों को मोटिवेट कर सके। थैंक यू सो मच। इसके साथ एक्सप्रेसो में हम जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर हमने सोचा कि अब आपको हर हफ्ते दोबारा से अच्छी रेसिपीज बनाना सिखाते हैं, और शामिल करते हैं अभी अपना सेगमेंट किचन कॉर्नर, जिसमें शेफ मारवी जबरदस्त किस्म की रेसिपीज हमारे लिए बनाया करेंगी। अभी देखते हैं कि आज शेफ मारवी क्या बना रही हैं। ओवर टू यू शेफ मारवी। सो मच हैनान अली, वेलकम टू किचन कॉर्नर। मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हम बनाएंगे, बहुत ही इजी रेसिपीज़ और हेल्दी और आप झटपट बनने वाली, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी और ऐसी रेसिपीज़ लाऊं जो हमें वेट लॉस में भी मदद करें और हमारी न्यूट्रिशियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी हों। तो आज जो रेसिपी मैं आपके लिए बना रही हूँ दैट इज़ कॉर्न, एग एंड पोटैटो सैलेड, और इसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा एक ड्रिंक।
तो स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग के साथ। मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स बता दी हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए कॉर्न, बटर, पोटैटोज़, सॉल्ट, पेपर और बॉइल्ड एग्स। मैंने यहाँ पे फुल बॉइल्ड एग्स ले लिए। इट्स अप टू यू, आप विदाउट योक यूज़ करो या विथ योक यूज़ करो ये। और इसके साथ हम यूज़ करेंगे गार्लिक। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। चलें लेट्स स्टार्ट। इसके लिए मुझे चाहिए होगा बटर। आई एम यूजिंग 1 टेबलस्पून ऑफ बटर। इसमें मैं बटर डाल दूंगी 1 टेबलस्पून। दिस इज़ एन अनसॉल्टेड बटर। इट्स अप टू यू, अगर आप सॉल्टेड बटर लोगे तो फिर आप सीजनिंग में सॉल्ट को ऐड नहीं करोगे। इसको अच्छा सा मैं मेल्ट कर लूँगी। क्योंकि हर कोई अलग अलग किस्म की डाइट्स की तरफ जा रहा होता है, बट टू बी ऑनेस्ट आप जो है घर में बहुत ही हेल्दी चीज़ें बना के खा सकते हैं। आप अपने इंग्रेडिएंट्स का सिलेक्शन ऐसा करें और अपने वेट के हिसाब से, अपने BMI के हिसाब से अगर आप बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएं तो आप बहुत ही ईजीली वेरी कॉस्ट एफिशिएंट रेसिपीज़ बना सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गार्लिक, फाइनली चॉप्ड। गार्लिक को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्रेशली ग्रेटेड गार्लिक है मेरी, बहुत ही मज़ेदार सी स्मेल आ रही है। डाइट करना इज़ नॉट बैड, बट आप जो हो बहुत ही ख़ुद को डिप्राइव नहीं कर सकते खानों से। तो आप अपने खानों में हेल्दी फूड को इंक्लूड करें और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप बना के ये एज ए स्नैक, एज ए ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं। बहुत ही ईजी अपने घर में ही मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बना सकते हैं। सो इसमें मैंने गार्लिक को थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी टू गिव इट अ वेरी नाइस ब्राउन कलर, बट बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट ये सैलेड तैयार हो जाता है। इसके साथ आप कोई भी मज़ेदार सी ड्रिंक बनाएं और इसको एंजॉय करें। जस्ट टॉस इट वेरी नाइसली। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा मैं इसमें ऐड कर दूँगी कॉर्न्स। कॉर्न्स को मैं हल्का सा सौते कर लूँगी। आप अपनी पसंद के कोई भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसको विथ कॉर्न्स, पोटैटोज़ और बॉइल्ड एग के साथ बनाऊँगी। इसको अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। आई एम जस्ट एडिंग सीजनिंग अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट। इट्स अप टू यू, अगर आप चाहो तो आप इसमें और भी सीजनिंग्स ऐड कर सकते हो, बट आप जितनी सीजनिंग्स को मिनिमल रखोगे उतना मज़े का बनेगा ये। आई एम एडिंग सॉल्ट, क्योंकि मैंने अनसॉल्टेड बटर यूज़ किया है। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ करोगे तो आप प्लीज़ सॉल्ट को स्किप कर देना। ब्लैक पेपर, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पार्सले टू गिव अ वेरी नाइस टेस्ट। अगर आप चाहो तो ग्रीन फ्रेश पार्सले भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसमें मेरे पास ये पैकेट वाला पार्सले है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। उससे भी बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। आई जस्ट गिव इट अ वेरी नाइस फ्राई। बहुत ही मज़ेदार सी स्मेल आती है, क्योंकि हर्ब्स एंड हेल्दी चीज़ों की स्मेल का मज़ा ही कुछ अपना है। और जब आप इसको बटर में फ्राई करें तो इट्स सो यम। इसमें हम ऑलरेडी बॉइल्ड जो पोटैटोज़ हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप जितना बना रहे हो आप उस हिसाब से ऐड करोगे। मैंने इसमें 2 पोटैटोज़ ऐड किए हैं। गिव इट अ वेरी नाइस टॉस। अरोमा इज़ सो नाइस। आप इसको ट्राई करें, आप इसको ब्रेकफास्ट में खाएं या आप अपने स्नैक्स में खाएं। इट्स वेरी हेल्दी और आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ता, और ये जो कैलोरी काउंटेड मील्स लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जस्ट गिव इट अ वेरी नाइस टॉस एंड दिस इज़ इट। और इसके साथ बॉइल्ड एग्स मैंने रखे हैं। अब मैं इसकी सैम्पलिंग कर लूँगी। इसके साथ आप आइसबर्ग ले लो या आप इसके साथ सैलेड लीव्स ले लो, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको ज़रूरी है जो चीज़ें मैं यूज़ करूँ वही यूज़ करनी है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। लुक एट द कलर, वेरी वाइब्रेंट, वेरी नाइस कलर्स। क्योंकि ब्रेकफास्ट में या स्नैक्स में हमारा दिल चाह रहा होता है बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपीज़, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ही ऐसी रेसिपीज़ बनाऊँ जो बहुत ही जल्दी बट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हूँ।
नाउ आई एम जस्ट टेकिंग एग्स जो कि मैंने ऑलरेडी फुल बॉइल्ड रखे हुए हैं, इसको मैं कट कर लेती हूँ। जस्ट इट्स अप टू यू कि अगर आप चाहें तो इसकी योक को अलग कर लें, बट मैं विथ योक ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत ही ज़्यादा लो कैलोरी डाइट पे जा रहे हैं तो आप इसकी योक्स को सेपरेट करके ओनली वाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जस्ट लाइक दिस। इसके ऊपर मैं हल्का सा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर दूंगी टू गिव इट अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। इसके ऊपर मैं पार्सले को भी स्प्रिंकल कर दूंगी। वेरी नाइस फ्लेवर, वेरी नाइस कलर, क्योंकि जब तक खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा आपका दिल नहीं चाहेगा उसको खाने का। बहुत ही मज़ेदार सा मेरा एग एंड पोटैटो सैलेड रेडी है। ये मैं हटा देती हूँ चीज़ें, और इसके साथ मैं बनाऊँगी बहुत ही मज़ेदार सी एक ड्रिंक जो कि मैं बनाऊँगी अपने फेवरेट टैंग के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी सैलेड यहाँ पे रेडी हो गई है, और इसके साथ मैं बनाऊँगी बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी एक ड्रिंक जो कि है पीना कोलाडा विथ टैंग। टैंग माय वन एंड ओनली फेवरेट, विटामिन सी, डी और जिंक के साथ, और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है टैंग। तो चलें, अब इसके लिए मुझे चाहिए होगा पाइनएप्पल। एज यू नो कि पीना कोलाडा जो है पाइनएप्पल एंड कोकोनट वाटर के साथ बनता है, बट इसमें मैं ऐड करूँगी टैंग टू गिव इट अ वेरी नाइस टेस्ट और फ्लेवर। और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसमें मैं पाइनएप्पल जूस ऐड कर दूँगी, और इसमें हम कोकोनट वाटर ऐड कर रहे हैं। पीना कोलाडा इज़ बेसिकली कोकोनट वाटर एंड पाइनएप्पल्स। आई जस्ट गिव इट अ वेरी नाइस ब्लेंड। बहुत ही मज़ेदार सा मेरा पीना कोलाडा यहाँ पे रेडी हो गया है, और इसके साथ साथ मैं बनाऊँगी अपनी एक और ड्रिंक अलग से जो कि होगी टैंग के साथ, क्योंकि गर्मियों में हमारे दिल चाह रहा होता है बहुत ही मज़ेदार रिफ़्रेशिंग सी, और जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं ये ड्रिंक बना लेती हूँ फॉर माई ब्रेकफास्ट या फॉर स्नैक्स पर्पज़, या कोई गेस्ट आ रहे हों। इसमें मैं यूज़ करूँगी ऑरेंज फ्लेवर टैंग। I love टैंग पर्सनली। इसमें मैं ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून्स ऑफ टैंग, और एज़ रिक्वायर्ड अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसमें ज़्यादा ऐड करें, अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी पीना कोलाडा और इसको मिक्स करके बनाऊँगी। तो आई एम जस्ट एडिंग 4 टेबलस्पून्स ऑफ टैंग इन हाफ जग। Just give it a very nice mix. I'll just bring glasses over here. इसमें जो पीना कोलाडा मैंने रेडी किया है वो मैं इसमें ऐड करूँगी, हाफ अ ग्लास, एंड मैं इसमें ऐड करूँगी टैंग। लुक एट द कलर। बहुत ही मज़ेदार सी रिफ़्रेशिंग सी हमारी ड्रिंक रेडी हो जाती है। आप अपनी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट इनोवेशंस करके बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक्स रेडी कर सकते हैं अपने ही घर में, क्योंकि टैंग हर किसी के पास होता है, और पीना कोलाडा भी इतना कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होते। आप 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत इजीली रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक रेडी कर लेते हैं। लुक एट द कलर एंड लुक एट दिस पीना कोलाडा विथ टैंग। टैंग सबका फेवरेट, बच्चों बड़ों सबका फेवरेट, विटामिन डी, सी और जिंक के साथ, जो कि करता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट। तो हमारा सैलेड और जूस दोनों रेडी हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे ये। डू ट्राई दीज रेसिपीज़ और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इसके साथ एक्सप्रेसो से आपसे इजाजत चाहेंगे। मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।